बड़ी खबर आपको बता दें बिहार से है, जहां पटना की सड़कों पर छात्रों का प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर यहां छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि 90% तक लागू की जाए डोमिसाइल नीति। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डोमिसाइल नीति को लेकर छात्र यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही छात्रों का ये कहना है कि किसी भी कीमत पर किसी और का यहां आकर काम करना बर्दाश्त नहीं है। शशांक हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शशांक, सीधे आपके पास में आ रही हूं, अभी वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है, तस्वीरें भी दिखाएं और हालात बताएं। बिल्कुल, संपूर्ण क्रांति दिवस पर आज पटना में छात्र सड़कों पे हैं। देखिए, इन लोगों का मार्च जो है वो शुरू हो गया है, लेकिन यहाँ गांधी मैदान जेपी गोलंबर पर रोक दिया गया है। ये लोग सीएम आवास तक जाना चाहते हैं। डोमिसाइल नीति की मांग जो है चुनावी वर्ष में तेज हो गई है। जो ये लोग युवा हैं, ये लोग मांग कर रहे हैं कि बिहार के सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के लिए डोमिसाइल नीति जो है वो लागू की जाए। इन लोगों का कहना है कि करीब 90% डोमिसाइल जो है उसको लागू किया जाए। ये लोग तर्क दे रहे हैं कि झारखंड में, उत्तर प्रदेश में डोमिसाइल लागू है, जिसके कारण यहाँ के छात्रों को वहाँ नौकरी नहीं मिल रही, जबकि झारखंड, यूपी जैसे राज्यों के युवा यहाँ आकर जो है नौकरी पा ले रहे हैं। हम बात करने की भी कोशिश करेंगे यहाँ पर छात्रों से। देखिए, यहाँ गांधी मैदान पर होटल मौर्या के आगे बैरिकेडिंग कर दी गई है, इसके आगे जाने की अनुमति नहीं है। हम फिर भी बात करने की कोशिश करेंगे। इधर आइए, इधर आइए। हाँ, इस पर हम लोग का मांग है कि बिहार में डोमिसाइल लागू हो। जब हर एक राज्य में डोमिसाइल लागू है, किसी राज्य में भाषा के आधार पर, तो किसी राज्य में निवास के आधार पर, किसी राज्य में कंपलसरी कि वहाँ के निवासी होना चाहिए। किसी न किसी तरह से डोमिसाइल लागू है, तो फिर बिहार में डोमिसाइल क्यों नहीं होना चाहिए? बिहार खुद एक गरीब स्टेट है, बिहार में रोजगार का कोई साधन। कितने %? डोमिसाइल चाहते हैं आप लोग? 90%। मेरे कहने का मतलब है नौकरी या जो भी मामला होता है, बिहार को सबसे पीछे कर दिया गया। अगर हम किसी के यहाँ खटेंगे, काम करेंगे, तो उसका सैलरी हमको मिलना चाहिए, न कि बाहरी राज्य वाले को। अच्छा, चुनावी वर्ष में ये कितना बड़ा मुद्दा है? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। नीतीश कुमार डोमिसाइल नहीं लगवाएंगे तो उसको सत्ता से इस बार हटना पड़ेगा। अगर नीतीश सरकार लागू नहीं करती है तो खाड़ फेंकेंगे सत्ता? जरूर फेंकेंगे। युवा अगर एक हो जाएगा ना, नीतीश कुमार को खाड़। संपूर्ण क्रांति दिवस पर आप लोग यहाँ सड़कों पर हैं। जी। प्राथमिक टीचर में 100% डोमिसाइल लागू होना चाहिए, आधार में 90% डोमिसाइल लागू होना चाहिए। बताइए, आप लोग को क्या लग रहा है कि दूसरे राज्य के युवा के यहाँ पे नौकरी ले रहे हैं, आप लोग का हक छीना जा रहा है? एकदम छीना जा रहा है, एकदम बुरी तरह से छीना जा रहा है। हम कह रहे हैं सर, एक बात बताइए, प्राथमिक शिक्षक के लिए सब संविधान भी कहता है कि प्रकृति अपना प्राथमिक भाषा में लेना चाहिए। होना चाहिए। बताइए, बंगाली आकर यहाँ पर क्या पढ़ा सकते? आज का क्या कार्यक्रम है? आप लोग सीएम आवास घेरने जाना चाहते हैं, लेकिन वो तो नो एंट्री जोन है। जी, हम लोग डाक बंगला घेरने जा रहे थे। देखिए, समस्या ये है मूलतः कि लगभग राज्यों में या तो इंटरनली या तो एक्सटर्नली डोमिसाइल लागू कर दिया गया है। बिहार ही ऐसा राज्य है जहाँ पे डोमिसाइल फ्री कर दिया गया है। एक्सटर्नली कर दिया गया। ये जो शिक्षक परीक्षा हुई थी, शिक्षक भर्ती वाली, तो उसमें तो कई राज्यों के बच्चे यहाँ के एग्जाम दिए, पास करके नौकरी 40% सीट पे बाहर के बच्चे आके यहाँ पे भर्ती हुए हैं। आप लोग का हक छीना जा रहा है। एकदम हक छीना जा रहा है। या तो हम लोग का हक ये छीना जा रहा है, नहीं तो सभी स्टेट को डोमिसाइल फ्री कर दिया जाए। हम नहीं पूरी हुई तो क्या पूरे बिहार भर में आंदोलन होगा? बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा सर। चरणबद्ध तरीके से आंदोलन होगा। हम लोग का अगला कार्यक्रम जिला बाय जिला बंदी करना है। सड़कों पर छात्रों का हुजूम उतरा हुआ है, प्रदर्शन कर रहा है डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग, और यही मांग लेकर छात्र इस वक्त सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार के छात्र मांग कर रहे हैं बिहार में 90% डोमिसाइल नीति लागू हो। 90% डोमिसाइल नीति लागू होने का मतलब यह है कि जो बिहार के छात्र हैं उन्हीं को 90% तक मौके दिए जाएं बिहार में। पटना की सड़कों पर छात्रों का ये प्रदर्शन, सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं शशांक से क्या तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं। शशांक, छात्र जो हैं सड़क पर अभी भी उतरे हुए हैं क्या, और जो मुख्यमंत्री का आवास है उसी की ओर आगे बढ़ने की कोशिश में छात्र? देखिए, मुख्यमंत्री आवास तक जाने की अनुमति नहीं है। गांधी मैदान में बैरिकेडिंग कर रोक दिया गया है। छात्रों को संख्या भी अब कम है, कई छात्र यहाँ से अब निकल चुके हैं। चुनावी वर्ष में डोमिसाइल नीति की मांग जो है और तेज हो गई है। छात्रों की मांग है कि
सरकारी नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिए जो है डोमिसाइल नीति लागू की जाए। तो झारखंड, यूपी में डोमिसाइल नीति लागू है, यहाँ के बच्चों को वहाँ नौकरी नहीं मिल पाती है, जबकि वहाँ के बच्चे यहाँ आकर नौकरी ले लेते हैं, हम लोग का हक छीन लेते हैं। तो करीब 90% जो है डोमिसाइल नीति लागू हो। देखिए हाथों में बैनर पोस्टर है, हम बात करेंगे डोमिसाइल नीति। क्या लगता है कि आप लोग जो दबाव बना रहे हैं इससे लागू हो जाएगा? नहीं सर, हम लोग दबाव बनाएंगे। अगर डोमिसाइल लागू नहीं हो तो हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे सर, यहीं मर जाएंगे। लेकिन हम लोग डोमिसाइल लागू करके जाएंगे सर। उससे हम लोग सर बहुत घाटा हुआ है सर, बहुत घाटा हुआ। क्या घाटा हुआ? घाटा है हम लोग सर हवा में बात नहीं कर रहे सर, रियली बता रहे हैं। 263 सीट था 9th-10th में मैथ में 263 सीट था जनरल का, तो केवल 200 बाहरी राज्य का मौका मिला है और 63 केवल और केवल 63। लोगों को क्या लग रहा है कि दूसरे राज्य जैसे झारखंड, यूपी के बच्चे यहाँ के नौकरी लेके आपका हक छीन लेते हैं? एकदम एक भी हम लोग का हक है बिहार में। अगर बताइए झारखंड में 100% डोमिसाइल है तो वहाँ का उसका हक है, तभी तो उसको मिला है। हम लोग को भी तो मिलना चाहिए। कितना % यहाँ चाहते हैं? हम यहाँ 90% चाहते हैं। 10% लगभग अधिकांश राज्य 10% बाहरी को मिले, 90%। जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें डोमिसाइल नीति लागू हुआ था, तो दूसरे राज्यों के बच्चे नहीं हुआ है सर, नहीं हुआ है, कहीं नहीं हुआ है डोमिसाइल। हर जगह डोमिसाइल लागू हुआ है, सिर्फ बिहार में नहीं हुआ है। बीएड का एंट्रेंस देंगे यूपी में तो अदर राज्य वालों को केवल 5% मिला, केवल 5%। 95% यूपी वालों को मिला है सर, हम लोग का बस केवल 5% मिला है सर। तो बिहार में भी तो लागू होना चाहिए। आज क्या आप लोग सीएम आवास तक जाना चाहते हैं घेरने के लिए? सीएम आवास तो हम लोग नहीं जाएंगे, अभी हम लोग का नेता को ले गए, देखते क्या होता है उसके बाद निर्णय लेंगे। लेकिन हम लोग कोई नई मांग नहीं मांग रहे, हर स्टेट में ये हर जगह कोई हम लोग सर हवा में बात नहीं कर रहे सर। आरटीआई का खुलासा हुआ है, इसलिए सर हम बोल रहे हैं कि 263 सीट में केवल 63 बिहारियों को मौका मिला। आप लोग को याद होगा जब शिक्षक भर्ती परीक्षा हो रही थी तो विभाग ने कहा था कि पहले जो परीक्षाएं हुई उसमें कई विभागों में अच्छे क्वालिटी के टीचर्स नहीं मिल पाए, इसलिए हम दूसरे राज्यों के बच्चों को मौका दें। ऐसा कोई बात नहीं है। वो बहुत सारे यूपी के लड़के हैं जो डोमिसाइल फर्जी बना के आए। ऐसा हम लोग लाते हैं 82-84, तो हम लोग में वो नहीं है क्या, एजुकेशन नहीं है क्या? हर स्टेट में 90% डोमिसाइल है, तो क्या वहाँ का? क्या आप लोग चुनावी वर्ष में आज संपूर्ण क्रांति दिवस पे ये मार्च निकाल रहे हैं, क्या सरकार पे दबाव बनेगा? बिल्कुल बनाएंगे दबाव। हम लोग 2025 के विधानसभा चुनाव में हम लोग वोट के साथ चोट मारेंगे। माननीय नेता नहीं तो पासवान जी बोले थे ये मांग पूरी नहीं हुई तो क्या हर जिले में आंदोलन? एकदम सर, पूरे जिला में आंदोलन शुरू है सर, पूरा आंदोलन बिहार में। क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? नीतीश कुमार चाहेंगे तो हर हाल में बीच का रास्ता निकलेगा, क्योंकि सब नीतीश कुमार को पूरा अफसरशाही छाया हुआ है। नीतीश कुमार के कानों तक हमारी बात पहुंचेगी तो जरूर नियम। संपूर्ण क्रांति दिवस का दिन आपने चुना है, सब छात्र सड़कों पे हैं, लेकिन क्या इतना आप लोग संघर्ष करें इसका कोई लाभ होगा आपको लगता है? सरकार कोई बातचीत करने की कोशिश की? जरूर हमारी डेलीगेशन गई है, उसके जो सोल्यूशन होगा, हमारा जो नेतृत्व हमारा करेंगे उससे हम लोग आने दीजिए, उसके बाद हम लोग फैसला। छात्र नेता दिलीप को कहाँ ले जाया गया? वहाँ पर मिलाने के लिए डेलीगेशन 5 सदस्यीय टीम गया हुआ है साहब। मजिस्ट्रेट के पास। हाँ, देखिए ना अब क्या होता है, यदि सकारात्मक बातें होती है, विद्यार्थियों के हितों में बात होती है, डोमिसाइल लागू करने की बात होती है, तब हम लोग मानेंगे। ये बताइए, अगर सरकार लागू नहीं करती है तो फिर क्या करेंगे? इस साल चुनाव फिर से इसी तरह आंदोलन होगा। अब हम लोग वोट में इनको सिखा देंगे कि डोमिसाइल ना लागू करने का कितना इन लोग को परिणाम गलत होगा। जब अदर स्टेट हम लोग के कोई मौका नहीं देता है, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल लागू है। अगर वहाँ आपको टीचर में नौकरी करना है तो वहाँ का मैट्रिक होना चाहिए, इंटर। ये बताइए, अगर दूसरे राज्य के कुछ अच्छे युवा यहाँ आकर पढ़ाते हैं, यहाँ के बच्चों को बेहतर भविष्य देने की कोशिश करते हैं, तो उससे आपत्ति है? नहीं, देखिए सर, इसमें आपत्ति क्या? 102 नंबर ला करके मैथ में हम लोगों को नौकरी नहीं हुआ, लेकिन बिहारी को मात्र 63 हुआ है, यूपी वाला के 199 हुआ है मैथ, 102 नंबर ला। आप लोगों की क्या हकमारी हो रही है? पूरा हकमारी मारी जा रही है हम लोग। देखिए ये स्थिति है, यहाँ पे बैरिकेटिंग की गई है, एक तरफ से भले रोड को खोल दिया गया है, लेकिन इधर अभी भी बैरिकेटिंग की गई है एकदम जेपी गोलंबर पे, और प्रदर्शन जारी है। साफ तौर से कहना है कि मांग नहीं मानी गई तो चुनाव में नीतीश सरकार को सबक सिखा देंगे। 4 जून की शाम बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के गेट नंबर 1 पर भगदड़ मच गई। जो लोग खुशी का जश्न मनाने आए थे वो लापरवाही और बदइंतजामी का शिकार हो गए, लेकिन कर्नाटक सरकार ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है। 11 लोगों की मौत हुई है। कर्नाटक सरकार के 4 लोग
जिम्मेदार साफ तौर पर, और उनके बयानों से ये साफ हो जाएगा कि सरकार कैसे अपनी जिम्मेदारी मान नहीं रही बल्कि जिम्मेदारी से भाग रही है। ये देखिए, मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, कर्नाटक के सीएम। भगदड़ की तुलना इन्होंने महाकुंभ से कर दी। कहा भगदड़ कोई पहली बार तो हुई नहीं है, महाकुंभ जैसे आयोजन में भी ऐसी घटनाएं होती आई हैं। दूसरी तरफ कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, हादसे से सबक लेने की इन्होंने बात कहती, कह रहे हैं कि हम सबक लेंगे इस हादसे से। तीसरा चेहरा जी परमेश्वर, कर्नाटक के गृह मंत्री, कह रहे हैं कि आयोजन उनका था ही नहीं, आरसीबी और जो कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन है उसने ये आयोजन का इंतजाम किया था। और कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं प्रियांक खड़गे, वो मान रहे हैं सरकार नियंत्रित नहीं कर पाई इस भीड़ को। तो सवालों के घेरे में है सरकार, और ऐसे में सरकार के ये बड़े चेहरे और इन चेहरों के ये बयान। जश्न जो मातम में बदल गया, लापरवाही जिसने 11 बेकसूरों की जान ले ली। कर्नाटक सरकार जो विजेता आरसीबी टीम का सम्मान कर रही थी, कटघरे में कर्नाटक की पुलिस जिस पर भीड़ के कंट्रोल की जिम्मेदारी थी, सवालों के घेरे में है। और जब बारी आई गलती कबूलने की तो सीएम सिद्धारमैया बगले झांक रहे हैं। ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಡೆ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ಈಗ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ, ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನ. ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು 50-60 ಜನ ಸತ್ತಿದ್ರು ಚಾಂಪಿಡೆ. जिनका परिवार उजड़ गया, क्या वो इस बात से संतोष कर पाएगा कि कुंभ में भी भगदड़ मची थी? सिद्धारमैया जी, ऐसे ढकोसले नहीं चाहिए। पीड़ित परिवारों को इंसाफ चाहिए, जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए सवाल किसी एक व्यक्ति से नहीं, पूरे सिस्टम से है। जो जिम्मेदार हैं उनसे हम सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। शेखर एच टेकान्नवर, ये डीसीपी है सेंट्रल बेंगलुरु के। इनसे सवाल कि इतनी बड़ी भीड़ की ट्रैफिक प्लानिंग क्यों नहीं की। जगदीशा जी बेंगलुरु अर्बन के डीएम हैं। इनसे सवाल कि सभी विभागों के बीच कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं किया। जी परमेश्वर गृह मंत्री है कर्नाटक के। उनसे सवाल कि पुलिस प्रशासन की नाकामी का जिम्मेदार कौन। और डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम कर्नाटक के, उनसे सवाल कि बिना तैयारी के मेगा इवेंट की प्लानिंग क्यों। घटना के करीबन अब 14-15 घंटों बाद किस तरीके की तस्वीरें हैं ये देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं चिन्ना स्वामी स्टेडियम के ठीक बाहर, जहां पर इस वक्त जो है हजारों की संख्या में हर एक गेट के बाहर कुछ इस तरीके से जूते चप्पल पड़े हुए नजर आ रहे हैं, जो बता रहा है कि उस दौरान यहां पर क्या हालात थे। स्टेडियम के अंदर सिर्फ करीबन 35,000 लोगों के आने की अनुमति थी, लेकिन स्टेडियम के बाहर हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग जुट गए थे। विधान सौदा से लेकर के यहाँ चिन्ना स्वामी स्टेडियम तक जो करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी है, हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर जो है मौजूद थे। हालात किस कदर बिगड़े ये पूरी दुनिया ने देखा, तब भी आयोजन जारी रहा। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि जब भगदड़ के लिए जिम्मेदारी के नाम पर अभिनेता अल्लू अर्जुन गिरफ्तार हुए, तो क्या सीएम डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या सिद्धारमैया जी रिजाइन करेंगे? स्टैम्पीड हुआ था, अल्लू अर्जुन गिरफ्तार हुए थे। क्या अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी जिस कर्नाटक सरकार ने कराया था, उसी आधार पर on the same principle as to why Allu Arjun was arrested, on the same principle will Mr. D.K. Shiv Kumar and Mr. Siddaramaiah be arrested? सरकार खुद ही नहीं समझ पाई कि इतनी भीड़ कैसे जुटी, तो फिर कौन समझेगा? किसके पास पूरा महकमा था जो ये देख रहा था कि इतनी भारी भीड़ शहर के बीचों बीच जुट रही है? ऐसी नादानी तो कभी नहीं सुनी भाई। We do not know. The crowd would be 3 to 4 lakhs. The capacity of the stadium was only 35,000. 7-3 ಲಕ್ಷ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ತಪ್ಪು ಯಾರದೇ ಆಗಿರಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ.
जिन्होंने अपनों को खोया है ना, वो 15 दिन बाद क्या हासिल कर पाएंगे, उनमें गुस्सा भरा है। कल रात जब मृतकों के परिजनों से मिलने डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार अस्पताल गए, तब पीड़ित परिवारों का गुस्सा फूट पड़ा। विधानसभा में नेता विपक्ष आर अशोक जब मृतकों के परिजनों से मिलने अस्पताल पहुंचे, तो अपने जवान बेटे को खो चुके एक पिता का सब्र जवाब दे गया। ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾರು ಈ ತರ ಮಾಡಿ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾರಿಗೂ ಬರ್ದಂಗ್ ಮಾಡಿ। लोग रहम की भीख मांग रहे हैं। अब तो बस करो सरकार, इतनी हाईटेक सिटी और सरकार की आंखों के सामने भगदड़ आखिर क्यों? 35-40 हजार की क्षमता वाले स्टेडियम में लाखों की भीड़ कैसे जमा होने दी? क्या पहले से अंदाजा नहीं लगाया गया कि कितनी भीड़ होगी? जगह जगह बैरिकेडिंग करके भीड़ को डाइवर्ट क्यों नहीं किया गया? भीड़ को ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए मैनेज क्यों नहीं किया गया? विक्ट्री परेड नहीं निकाली जाएगी, इसकी सूचना क्यों नहीं दी गई? इवेंट से जुड़े फैसलों पर लोगों को अपडेट क्यों नहीं किया गया? स्टेडियम के बाहर भीड़ बढ़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज क्यों किया? गेट नंबर 1 की तरफ ही इतनी भीड़ को क्यों जाने दिया गया? परेड की अनुमति दी है या नहीं, पुलिस ने साफ क्यों नहीं किया? भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व पुलिस की तैनाती क्यों नहीं की? पुलिस, स्थानीय प्रशासन और आयोजकों के बीच प्लानिंग क्यों नहीं हुई? We were unable to manage the crowd. We have owned up responsibility and we'll take corrective measures for the same. सिर्फ गलती मानने से काम नहीं चलेगा, जिम्मेदारी सिर पर लेनी होगी, कार्रवाई करनी होगी, ऐसी कठोर कार्रवाई कि भीड़ जुटने पर कोई आंख न मूंदे। It is so unfortunate that today we would have celebrated very happily, but because of this incident and irresponsible government was caused 11 deaths and more than 50-60 people injured. And these people do the ceremony on the dead body. They don't have any humanity. So it is totally inhuman attitude of this government and very arrogant this government is. What kind of investigation? We demand an investigation by sitting High Court judge, where the higher-ups who are involved in planning this this incident and giving permissions and other things, and what are the steps they have taken, including senior politicians and senior officials, should be inquired. सवाल हर उस शख्स से पूछा जाना चाहिए जिसके भरोसे हजारों की भीड़ यहां तक खींची चली आई। जश्न इतना बड़ा होना था तो इंतजाम के बारे में क्यों नहीं सोचा गया? इस वक्त मेरे साथ मौजूद है केंद्रीय मंत्री शोभा करांजले। मैम, ये जिस तरीके की घटना हुई है, जांच बैठा दी गई है, आपको लगता है कि तथ्य सामने आ जाएंगे? सत्य सामने आना चाहिए, क्योंकि ये सरकार का काम था क्या? आईपीएल का सेलिब्रेशन करने वाला काम आईपीएल सरकार का है क्या? ये प्राइवेट पार्टी है। विधानसभा में क्यों बुलाया? विधानसभा का स्टेप का ऊपर केवल शपथ ग्रहण होती है, आप क्यों उधर बुलाया? उधर क्यों डीके शिव कुमार एंड सब खानदान उधर क्यों गया? चिन्नास्वामी स्टेडियम में क्यों गेट नहीं खोला? गेट नहीं खोला, गेट खोलते तो ये नहीं होता था। गेट बिना गेट खोल के लोगों को बुलाया एंड ऐसा हुआ गया। हर हादसे की तरह इस बार भी राजनीति शुरू है। आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, लेकिन उन जिंदगियों का क्या जो अपने नायकों को देखने की आस में इंतजाम के खलनायकों के भरोसे में पिस गए। देखिए, कर्नाटक सरकार कह रही है कि गलती हो गई, लेकिन हादसे की जिम्मेदारी कर्नाटक सरकार नहीं ले रही है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी शवों पर राजनीति कर रही है। डीके शिव कुमार ने कहा है, बीजेपी और जेडीएस मौत पर राजनीति करती है। सारे गंदे खेल का मास्टरमाइंड बीजेपी ही है। हम इस हादसे से सबक जरूर लेंगे। विपक्ष को शवों पर राजनीति करने दीजिए आप, ये कह रहे हैं डीके शिव कुमार। उनकी ऐसी राजनीति के कई मामले मैं गिना सकता हूं जब बीजेपी ने ऐसे ही गंदी राजनीति की। ऐसी राजनीति से पीड़ितों का दर्द और बढ़ेगा। वहीं दूसरी ओर बीजेपी इस हादसे के लिए सीधे सीधे कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार मान रही है। बीजेपी ने सवाल पूछ लिया, जब सरकार राहुल गांधी के इवेंट के लिए पुख्ता इंतजाम कराती है तो फिर कल के इवेंट के लिए सिर्फ 5000 पुलिसकर्मी ही क्यों? बैंगलोर के अंदर जो मासूमों की जान गई है,
इसके लिए जिम्मेदार कर्नाटका की सिद्धरामैया की कांग्रेस सरकार है। राहुल गांधी के इवेंट के लिए हर वो पुख्ता इंतजाम करती है, परंतु फैंस, मासूम कन्नडिगाज, उनके लिए सिर्फ 5000 पुलिसकर्मी को ही क्यों डेप्यूट किया गया? इस हादसे से पहले आखिर ऐसा क्या हुआ? भगदड़ के वक्त विधानसभा के सामने मौजूद फोटोग्राफर चिन्नप्पा से बातचीत किए एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता ने, वो दिखाते हैं आपको। बंगलुरु में बुधवार शाम को जो घटना हुई है उसकी एक तरह से शुरुआत कहां से हुई है, यही बताने के लिए हम आपको लेकर के आए हैं यहां की विधानसभा, जिसको विधान सौदा कहा जाता है, वहां पर। ये वो विधान सौदा है जहां पर जो आरसीबी के खिलाड़ी थे, यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के वो खिलाड़ी जिन्होंने 18 साल बाद आईपीएल के खिताब पर कब्जा किया है, वो यहां पर पहुंचे थे। यानी कि उनका जो है एक तरह से जो विक्ट्री का सेलिब्रेशन था, जो उत्सव था, जीत का उत्सव था, वो जो है मनाया जा रहा था। उस दौरान यहां पर बड़ी संख्या में, हजारों हजार की संख्या में लोग मौजूद थे और लोगों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उनको काबू करना मुश्किल हो रहा था। ये देखिए यहाँ की आपको तस्वीरें दिखाते हैं। आप कल यहाँ थे? हिंदी थोड़ा थोड़ा आता है। कल आप यहाँ थे जब ये हुआ था? इधर ही। आप तो यहाँ फोटो क्लिक करते हैं, क्या हुआ था? ये बहुत आदमी बहुत ज्यादा हो गए ना एकदम। अच्छा। ये पहला परमिशन नहीं दिया। हाँ। एकदम पुलिस ने परमिशन नहीं दिया था? परमिशन नहीं दिया था। एकदम 2 लाख 3 लाख आदमी हारा। 2 लाख 3 लाख आदमी आ गया था? आदमी तक आता। इसके लिए बहुत मुश्किल हो गया। हाँ, मिनिस्टर का वो था, पहला क्या बोल रहे हैं, ये एयरपोर्ट में आता, ये रिसेप्शन आता, वो टाइम का था, ये टाइम का इधर दिया, बाद में है तो क्रिकेट स्टेडियम में बोल रहे हैं। ये आदमी का गलती हो गया, वो इधर हो गया उधर हो गया, गलती हो गया। गलती आदमी को पता नहीं था कि जाना कहाँ है, पता नहीं है। इधर आने का टाइम उधर बोल रहा है, वो उधर फंक्शन चल रहा है, उधर बाद में एकदम उधर जाएगा। लोग यहाँ पर खड़े होकर के अंदर देखना चाह रहे थे, क्या पूरा आदमी ऊपर खड़ा रहेगा। इसके ऊपर खड़ा था? ऊपर खड़ा रहेगा तो आदमी पुलिस वाले का एक आदमी आए तो, नहीं तो इधर पूरा उल्टा करेगा। अच्छा। हाँ, आदमी आए तो पूरा पुलिस वाले का लाठी चार्ज करे तो इधर गड़बड़ हो गया पूरा आदमी का। तो लोग जो है यहाँ पर ऊपर भी चढ़े हुए थे, रेलिंग के ऊपर चढ़े हुए थे। ऊपर से देखो, जाड़ा है ना, जाड़ का ऊपर जाएगा, जंप कर दिएगा। बहुत आदमी का अंदर जंप भी किया था। जंप देख रहा हूँ, पूरा जाड़ का पूरा कट कर दिया आदमी। अच्छा। देखो ये इसके अंदर भी जंप किया था क्या? हाँ, जंप कर दिया था ना। अच्छा। हाँ। तो इसके अंदर ये देखिए, ये जो है विधान सौदा की मेन बाउंड्री, जैसा कि ये प्रत्यक्षदर्शी है, ये यहाँ पर फोटोग्राफर है, स्थानीय फोटोग्राफर हैं जो टूरिस्ट आते हैं उनकी फोटो क्लिक करते हैं। तो इनके मुताबिक यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में, ये तो दावा कर रहे हैं 2 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंच गए थे और अंदर जंप करने लगे थे, जिसके बाद में सुरक्षाकर्मी आए। पुलिस का कंट्रोल नहीं है इधर, पुलिस भी नहीं है, पुलिस नहीं था, पुलिस नहीं है इधर कल भी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद गुजरात के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कच्छ में 1971 के युद्ध की वीर महिलाओं ने सिंदूर का पौधा भेंट किया था। आपको ध्यान होगा, जब कच्छ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी पिछले दिनों गए थे तो वहां पर ये सिंदूर का पौधा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी पौधे को नई दिल्ली स्थित अपने आवास जो 7 लोक कल्याण मार्ग है वहां आज लगाया है। दरअसल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भुज के माधापार क्षेत्र की महिलाओं ने भागीदारी की थी। इन महिलाओं ने भुज एयरबेस की पट्टी को ठीक किया था। इन वीरांगनाओं ने सिर्फ 72 घंटे में ही भुज एयरबेस पर पट्टी की मरम्मत कर दी थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद गुजरात के दौरे पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, तब इन्हीं वीरांगनाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सिंदूर का पौधा दिया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वही सिंदूर का पौधा अपने आवास पर लगाया। देख रहे हैं आप, पौधारोपण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सिंदूर का पौधा है ये, देखिए। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इस मौके पर आज एक बार फिर अयोध्या में उत्सव का माहौल है, क्योंकि आज राम मंदिर में प्रथम तल पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की गई और इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। गंगा दशहरा का मौका आज, और इस मौके पर अभिजीत मुहूर्त में राम मंदिर में राम दरबार के अलावा जो नवनिर्मित देवालय हैं वहां मंत्रोच्चार के साथ प्राण प्रतिष्ठा की गई है। देखिए, आज सबसे पहले सुबह 6:30 बजे देवताओं का यज्ञ मंडप में पूजन शुरू हुआ जो 2 घंटे तक चला। इसके बाद फिर सुबह 9 बजे से हवन शुरू हुआ और फिर प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान आज राम मंदिर में शुरू हुआ। तो 7 अन्य मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा वाली तस्वीरें भी आप देख रहे हैं।
और वहीं राम दरबार में जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, जिसमें मुख्य यजमान के तौर पर योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद थे, वो तस्वीर भी आपके सामने। तो 16 महीने बाद आज एक बार फिर वो मौका आया जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी आई। इससे पहले 22 जनवरी 2024 वो तारीख थी जब दिव्य भव्य राम मंदिर में रामलला विराजे थे, और फिर आज राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा और 7 अन्य मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ यजमान के तौर पर मौजूद रहे। आज वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। मंत्रोच्चार के साथ भव्य राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की गई और इसके बाद मंदिर में मौजूद पुजारियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ को प्रसाद दिया, सम्मानित उन्हें किया गया। आज महंत आदित्यनाथ का जन्मदिन भी है। अयोध्या पहुंचते ही योगी आदित्यनाथ पहले हनुमानगढ़ी पहुंचे, वहां जाके उन्होंने पूजा अर्चना की और मौका वाकई में आज बेहद खास। तो भक्तों की इच्छा पूरी हुई है और जो प्राण प्रतिष्ठा है वो मुकम्मल हुई है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अवधेश इस वक्त मौजूद हैं। जरा अवधेश के पास ही आपको लेकर चलते हैं और जानते हैं अवधेश से प्राण प्रतिष्ठा का जो पूरा कार्यक्रम है वो संपन्न हो गया है। अवधेश जी बिल्कुल, देखिए प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरयू के तट पर पहुंच गए हैं। वहां पर सरयू महोत्सव है, उसके बाद सरयू के तट पर वृक्षारोपण भी करेंगे और शाम को सरयू आरती भी करेंगे। इसके बाद वो यहां से जाएंगे। लेकिन एक बार हम तस्वीर आपको दिखा देते हैं। अब देखिए ये राम मंदिर का वेटिंग हॉल है और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो इस इंतजार में बैठे हैं कि थोड़ा सा भीड़ कम होगी या फिर थोड़ा स्पेस बनेगा तो वो जाकर वो राम मंदिर में दर्शन करेंगे भगवान राम के। हालांकि राम दरबार के दर्शन नहीं होंगे, लेकिन राम मंदिर में दर्शन के लिए ये लाइन लगी हुई है बाहर और लोग अंदर इंतजार कर रहे हैं। धूप बहुत ज़्यादा है तो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद रहे और उसके बाद अभी सरयू के तट पर वो पहुंच गए हैं। लेकिन साधु संतों में बड़ा उत्साह इस वक्त अयोध्या नगरी में है, लोगों में बड़ा उत्साह अयोध्या नगरी में है और यहाँ की जो बात है लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त भी नहीं कर पा रहे हैं। कुछ साधु संत हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। ये बताएं महाराज की राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के बाद क्या भावना है मन में? बहुत आनंद, बड़ा अद्भुत आनंद आ रहा है। वर्षों की प्रतीक्षा को आज विश्राम मिल गया क्योंकि राम जी राजा के रूप में विराजमान हैं और हम लोग मन में भावना ये रहा करती थी कि कब वो दृश्य आएगा कि दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य हवा में च जनकात्मजा पुरतो मारुतरीयस्य तम वंदे रघुनंदनम। कब उस राम राजा के दिव्य स्वरूप का हम लोग दर्शन करेंगे। भगवान बाल रूप का दर्शन हम लोगों ने किया, मन बड़ा आनंदित था। लेकिन आज पूर्णता हो गई, भगवान के राजा रूप का दर्शन करके बड़ा ही आनंद आ रहा है। राम दरबार को लेकर कुछ सुना रहे थे आप, बड़े व्याकुल होकर वो सुना दीजिए। जी बहुत ही सुंदर अलौकिक जो है यह अवसर है, मंगलमय अवसर है और इस पावन तिथि को अलौकिक कहा जा सकता है। अलौकिक, अद्भुत और अविस्मरणीय और न भूतो न भविष्यति। न भूतो न भविष्यत क्यों? क्योंकि इसमें अतिरेक नहीं है, अतिशयता नहीं है। यह 5 जून की जो दशहरा, गंगा दशहरा की ये पावन तिथि है, ये अलौकिक तिथि है ही ये गंगा दशहरा की। और राम का आज राम दरबार का ये प्राण प्रतिष्ठा, इस तिथि को सुनिश्चित होना मणिकांचन योग समुपस्थित कर रहा है। ज्योतिष का मणिकांचन योग, जिसको हम कहते हैं कि लोकल भाषा में सोने पे सुहागा। करेंगे ये महाराज जी भी हैं, सुबह आप बड़ा डांस कर रहे थे, अब तो प्रतिष्ठा हो गई तो अभी नृत्य चल रहा है कि रुका थोड़ा? अब नृत्य रुक गया क्योंकि भगवान के लिए ही नित्य साधु संत करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि ये राम राज अब स्थापना हो चुका है क्योंकि जब प्राण प्रतिष्ठा हो गया मेरे राम दरबार का और इतनी अलौकिक छवि हमने देखा, इतनी अलौकिक, इतना अद्भुत कि मैं मन मोद हो गया और मैं नाचने लगा, गाने लगा। बताना चाहता हूँ इस श्लोक के माध्यम से कि बाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मसो मनस्तौ पादयोरिणा स्मृत्याम सृष्टो निवास जगत प्रणामे दृष्टि ही सताम दर्शने अस्तु भवतनुनाम। क्योंकि जहाँ मिलो वहाँ सीताराम सीताराम कहो, जाही विद राखे राम ताही विद रहो। और भगवान राम राजा बन गए हैं तो अवध में राजा
बन गए मेरे राम। और मेरे हनुमान जी महाराज हैं, क्योंकि हनुमान जी के महाराज जी के विषय में कहा जाता है कि पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट। आज संकट सब हर लिए रघुनंदन। संकट हर गए। आप कुछ रघुनंदन के दरबार पर कुछ भजन गा रहे थे, सुनाइए। हाँ बिल्कुल, अवश्य गाएंगे। श्री अवध धाम पावन हो गई बड़ी सुहावन, मेरे राम आ गए हैं, सुख धाम आ गए हैं, मेरे राम आ गए हैं, सुख धाम आ गए हैं। ध्वज पताक तोरण वितान सब द्वार पे आज लगे हैं, दीप मालिका के कतार दीवार पे साज सजे हैं। श्री सरयू की निर्मल धारा में सब दुख बहे हैं, पद्मेश अवध जाके सुरताल ले मिला के सब लोग गा रहे हैं, मेरे राम आ रहे हैं। बड़ी अच्छी भावनाएं हैं। और कुछ और लोग हैं। महाराज आप कहाँ से आए हैं? जी मैं हरियाणा से आया हूँ और एक राम भक्त हूँ। जब मैं दिल्ली से यहाँ आ रहा था तो फ्लाइट में बैठे बैठे विचार कर रहा था कि आज के इस भव्य अवसर पर क्या कुछ शब्द होंगे जिन शब्दों से हम यहाँ की महिमा का गुणगान कर सकेंगे। लेकिन बस ऐसे ही बैठे बैठे मन में कुछ शब्द बन गए, एक माला पिर गई कुछ 2 लाइनों की, वो मैं आपको गा के सुनाता हूँ। जन्म मेरो रामा सफल भयो, जन्म मेरो रामा सफल भयो, जे नयनन जे नयनन जे नयनन थारा दरस करो रामा सफल भयो, जन्म सफल भयो, जे मस्तक जे मस्तक जे मस्तक थारा चरण पड़ो रामा सफल भयो, जन्म सफल भयो। और इससे अधिक क्या कहा जा सकता है इसके विषय? भावनाएं जो हैं वो शब्दों के रूप में निकल रही हैं और इसी तरीके की भावनाएं हैं। ये बताइए महाराज कि अब उत्सव होता है दरबार के बाद, तो अब आपके उत्सव की क्या तैयारी है? जो आपका अखाड़ा है, जो आपका जानकी महल है, तो यहाँ पर कुछ होंगे कार्यक्रम? बड़ा पूजा चल रहा है, पाठ चल रहा है और मैं अभी नाच करके मैं गा रहा था। इस तरह 2-4 चौपाई में गा रहा हूँ। हे जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहीं सब कोई, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले वो जो जानू निहारा, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, उमा कहूँ में किस तरीके से अवधपुरी जो है वो पूरी तरीके से राम में इस समय नजर आ रही है और राम मंदिर में आज भव्य राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। इसी को लेकर हनुमानगढ़ी के पुजारी तेजपाल दास जी ने भी खुशी जताई है और कहा कि ये सिर्फ साधु संतों ही नहीं, देश के लिए गौरव का दिन है। प्राण प्रतिष्ठा राम दरबार की हो रही है, क्या भावनाएं आप लोग? हम उनको व्यक्त तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि त्रेता युग में आज वो दिन आ रहा है जिस दिन राम 14 वर्ष वन के बाद अयोध्या आए थे। जैसे आनंद उल्लास था उसी प्रकार से हर अयोध्यावासी, हर सनातनी, हर संसार का जो राम के अंदर प्रेम रखता है वो प्रसन्न है। आज एकदम उसकी कोई पराकाष्ठा नहीं है। आप लोगों ने तो आंदोलन से लेकर निर्माण तक का काम देखा है, तो अब प्रसन्नता हो रही कि पूर्ण हो गया कार्य? हाँ, प्रसन्नता तो हो रही है कि कार्य पूर्ण हो गया, लेकिन अभी हम
चाहते हैं कि जैसे भगवान राम वैसे भगवान कृष्ण और भी जो हमारे मठ मंदिर इत्यादि जिहादियों ने तोड़े हैं उनको पुनः स्थापित किया जाए। अभी हनुमानगढ़ी मुख्यमंत्री जी गए थे, किस तरीके से पूजा हुई, क्योंकि आज जन्मदिन भी उनका? जी, मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं पूरे अयोध्या वासियों की तरफ से। और हनुमानगढ़ी तो उनका एक दूसरा घर है, वो अयोध्या आते हैं तो हनुमानगढ़ी जरूर जाते हैं, क्योंकि हनुमानगढ़ी से उनका आत्मीय संबंध है। और वो भी रामदूत हैं, हनुमान जी भी रामदूत हैं, वो भी राम काज करते हैं, हनुमान जी भी राम काज करते हैं, इसीलिए वो हर कार्य करने के पहले हनुमान जी से आशीर्वाद लेते हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया। गुटखा थूकने के लिए गेट खोला था ड्राइवर ने और तभी गाड़ी जो है वो डिवाइडर से टकरा गई। हवा में उछलकर सड़क पर कार सवार गिरा। हादसे के बाद कई बार हवा में उछली गाड़ी। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई है और दूसरा अस्पताल में भर्ती है। ये तस्वीर आपके सामने है। तो बेहद तेज रफ्तार गाड़ी और देखिए कैसे बेकाबू हो गई। गाड़ी चलाते हुए गुटखा थूकने के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला था और तभी जो गाड़ी का दरवाजा है वो डिवाइडर से टकराया और इसी के बाद ये बड़ा हादसा। अक्सर लोग इस तरीके की लापरवाही करते हैं और देखिए कैसे ये लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। चलती गाड़ी का दरवाजा खोलकर गुटखा थूकना आपने खुद देखा होगा। कई बार लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं गैर जिम्मेदारी वाली, और ये हरकत कैसे जानलेवा साबित हुई तस्वीर आपके सामने है। और इससे इतना भी समझ में आ रहा है कि जो गाड़ी के भीतर बैठा हुआ था शख्स, उसने सीट बेल्ट भी नहीं लगा रखी थी। इसीलिए कहा जाता है कि सीट बेल्ट लगाना बहुत जरूरी है। तेज रफ्तार गाड़ी, चलती गाड़ी का दरवाजा खोला, सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी और एक के बाद एक ये इतनी लापरवाही, कैसे जान पर भारी पड़ी। तस्वीर आपके सामने। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की शिवपुरी से सड़क हादसे के रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें, वीडियो सामने आया। एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार एक युवक को कुचल डाला। 15 फीट तक उसे घसीटते हुए ले गया ट्रक। बेकाबू ट्रक ने इस दौरान एक ठेले को भी टक्कर मार दी, जो उछलकर दुकान में जा घुसा। इस हादसे में 23 साल के युवक अंकित गुप्ता की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। तो ये बेकाबू ट्रक का कहर जिसने 23 साल के युवक अंकित गुप्ता की जान ले ली। स्कूटी पर जा रहा था अंकित और देखिए कैसे सीधे सामने से आकर इस ट्रक ड्राइवर ने स्कूटी सवार को टक्कर मारी। सीधी टक्कर हुई है, देखिए दोबारा ये तस्वीरें। युवक चला जा रहा है सड़क पर और सामने से ट्रक आता है और सीधे स्कूटी को टक्कर मार देता है। मौके पर ही युवक की मौत। बराबर में ही एक ठेला खड़ा होता है, ठेले को भी टक्कर मारते हुए वो ट्रक जो है वो बेकाबू, वो ड्राइवर जो है ट्रक का ब्रेक ही नहीं दबा पाया। वो देखिए कैसे ये युवक को कुचला और बराबर में जो ठेला था वो भी इस तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आया। पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार का एक नया मामला सामने आया। एक मामूली सड़क हादसे में हिंदू भाई बहन के साथ बेरहमी से मारपीट कर दी गई। कराची के मीडिया कारोबारी सलमान फारूकी और उसके बॉडीगार्ड ने भाई बहन पर हमला कर दिया, बेरहमी से पिटाई कर दी। मारपीट में दोनों को घायल कर दिया। वीडियो में देखिए बहन अपने भाई को बचाने के लिए बाकायदा मिन्नतें कर रही है, लेकिन सलमान फारूकी उनकी एक नहीं सुन रहा। हिंदू भाई बहन की गलती बस इतनी थी कि उनकी बाइक गलती से सलमान फारूकी गाड़ी को छू गई थी और इसके बाद सलमान फारूकी कैसे गुंडाई पर उतरा। तस्वीरें आपके सामने देखिए कैसे वो बहन बाकायदा हाथ जोड़कर माफी मांग रही है, लेकिन इस शख्स को जरा रहम नहीं आया। मारपीट का ये वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद कराची पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। सलमान फारूकी को लॉकअप में बंद कर दिया गया है। तस्वीरें भी आपके सामने। सलमान फारूकी सलाखों के पीछे। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को न्याय के नाम पर क्या मिलता है? पहले तो कराची पुलिस ने सलमान फारूकी को लॉकअप में भी वीआईपी ट्रीटमेंट दिया, ये बात सामने आ रही है। और हद तो तब हो गई जब जेल का दरवाजा भी बंद नहीं किया था, जिसे खुद आरोपी एक जगह तो खोलता हुआ भी नजर आ रहा है। नहीं समझता तो इनको नहीं नजर आता।
देखिए ब्रेक मारा है, देखिए बहुत मार लिया ना, तो बहनों को लेकर अंधों की तरह चलाओगे, अंधों की तरह चलाओगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।